Happy International Women's Day. May you always shine with confidence and grace. Your strength, your determination, your power always inspire to everyone who is around of you. हैप्पी वुमेंस डे। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज 8 मार्च है इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो आज इसी के साथ मैं आज मेरा ब्लॉग में स्टार्ट करती हूँ और बहुत कुछ बातें मैं बताने वाली हूँ, कहने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि हमारे लिए जो भी हमारे आसपास जितने भी इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ लेडीज़, गर्ल्स, वुमेन्स, चाहे वह बूढ़ा हो, किसी भी एज का ग्रुप का हो, हर कोई हमारे आसपास मौजूद हैं। तो हमारे लाइफ में कोई भी केवल एक आइडियल नहीं होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारे आइडियल्स होते हैं। चाहे हम अपने आप को देखें तो हम भी एक मदर हैं और हमारी भी कोई या मदर हैं, तो हर जगह जितनी भी वुमेन्स हैं, अगर वह किसी भी चीज़ के लिए ट्राई करती हैं तो वह एक पावरफुल, एक स्ट्रेंथ से भरी हुई एक लेडी है जो कि हर किसी को अपने आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट करती हैं जो कि हर किसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा खुशहाल जीवन जीते हैं। तो फ्रेंड, जो वुमेन्स डे है इसका एक नारा है समान अधिकार, समान अवसर और समान भविष्य। तो क्या हम सभी लेडीज़ को, क्या हमें समान अवसर मिला हुआ है? क्या हमारे पास समान अधिकार है? क्या हमारे पास वैसे ही समान भविष्य है जो कि और अदर जेंडर को मिला हुआ है? तो यस, हमारे जो लेडीज़ है वह हर एक कार्य क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं और हमें भी अपने आप को दबा हुआ महसूस नहीं करना है। हमें भी अपने क्षेत्र से निकल कर आगे बढ़ना है, चाहे वह कोई सा भी फील्ड हो। तो हम एक अपने आप को एक मोटिवेशन के रूप में हमें लेकर आगे जाना है, चाहे कोई भी हो। हमें निगेटिव लोगों से दूर रहना है और अपने आप को ऐसा बिल्डअप करना है कि लोग हमसे सीखें, हमसे प्रेरित हों और आगे बढ़ें। हमें अपने आप को किसी भी तरीके से, चाहे हमारे घर का माहौल कैसा हो, चाहे किसी भी तरीके से जो भी इन्वायरमेंट है, हम ढल सकते हैं, अपने आप को हम प्रूव कर सकते हैं। लोगों को प्रूव देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में एक मिसाल हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग। हे फ्रेंड्स, आप लोगों की एग्ज़ाम्स की तैयारियां कैसे चल रही हैं ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप कौन से बुक्स से पढ़ाई करते हो और आपके पास किस तरीके की पुस्तकें हैं। मैंने उसका प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैंने अपने प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी अपनी है और हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है कि वह किस तरीके से अपनी तैयारी को एक नई दिशा की ओर मोड़ता है, कैसे वह अपनी स्टडी करता है। सबकी अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी होती है और मेरे पास जो पुस्तकें हैं वह मैं मानती हूँ कि वह मेरे लिए इनफ है। और पहले मैं इसी पुस्तक की से ही अच्छे तरीके से तैयारी कर लूँ, क्योंकि तैयारी का मतलब यह नहीं होता है कि आपके पास पूरा बुक्स का भंडार हो। और आपके लिए मतलब कि अच्छी बात यह होती है कि आपके पास पहले जो बुक्स हैं पहले उसकी तैयारी करिए, उसका रिवीजन करिए, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होने वाला। और रही बात कि यूट्यूब से पढ़ाई करने की, तो यूट्यूब से भी हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर हम नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वह भी हमें काफ़ी दिक्कत दे सकता है। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ाई करते हैं तो कम से कम एक पेज में ही कुछ भी शॉर्ट समरी तरीके से, इस तरीके से आप लिखिए कि वह एग्ज़ाम के पहले जब आप रिवीजन करें तो वह आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छी तरीके से जाए। और आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। और दूसरे कमेंट यह आया था कि आप कौन से कोचिंग से पढ़ाई करते हैं। तो वह जो बुक वाला जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है उसमें भी मैंने जो कोचिंग वाले हैं उसका भी मैंने डिटेल दिया हुआ है कि कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए और कौन से कोचिंग ज़रूरी हैं। तो मैं अपना प्रॉपर पढ़ाई मैं करती हूँ। मैं बी आर पटेल जो सर हैं जिनका बायोलॉजी जोन है, मैं उससे ही पढ़ाई कर रही हूँ। उनका PDF ईजिली अवेलेबल हो जाता है और मैंने अलग से कोई सभी बैच नहीं लिया है। और अगर मेरे को पढ़ना होता है और तो वैसे तो मैं बुक से ही पढ़ाई कर रही हूँ और जो उनके PDF है उतना मेरे लिए बहुत ही इनफ है। पहले मैं यही कर लूँ, उसके बाद ही मैं और कुछ देखूँ। और अगर मुझे कुछ टाइम मिलता है तो मैं जो द बायो एंड सिविल जंक्शन वाले आमिर सिद्दीकी सर है उनकी क्लास ले लेती हूँ और साथ ही जो अंजू मैम हैं उनकी क्लास ले लेती हूँ, जो कि यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल हैं और मैंने किसी तरीके से कोई भी बैच परचेस नहीं किया है।
तो इसी तरीके से मेरी पढ़ाई चल रही है और यूथ कंपटीशन का जो PYQ है, जो प्रैक्टिस सेट है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। और होता है ना कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कई दिनों में भूला-भूला सा लगता है। अभी जैसे कि मेरा 1 मार्च से लेके अभी 8 मार्च जो कि आज का डेट है, तो इन ड्यूरेशन में जो ये 8 दिन का ड्यूरेशन है ना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा भी रहा और नेगेटिव भी रहा। और मतलब कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हो गई हैं जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशान भी किया। तो मैं अभी आप लोगों को सब चीज़ अच्छे तरीके से मैं बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या-क्या हुआ अभी इन 8 दिनों में। तो पहला तो मेरा आप लोगों को जैसे भी पता है कि मेरा 1 मार्च को CSIR नेट का एग्ज़ाम था। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। दूसरा कि मेरा जो फैमिली फंक्शन था, वह भी बहुत अच्छे तरीके से निपट गया। थोड़ी बहुत तो बातें होती रहती हैं क्योंकि ससुराल की जो शादी होती है उसमें कुछ न कुछ बातें सुनने देखने को होता है, तो कोई बात नहीं, बड़े हैं तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि जो मतलब कि जो मेरा कुछ हेल्थ इशू से था, तो हेल्थ इशू की वजह से मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ा था। वैसे तो मुझे दिक्कत कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक सिम्पटम्स मेरे बॉडी में दिखाई दे रहा था। शेयर तो मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस बारे में मुझे बात ज़रूर करना चाहिए, ताकि मेरे जैसे और जितने फीमेल्स हैं तो उनको यह फ़ायदेमंद होगा। तो हुआ ये था कि मेरे को परेशानी क्या था पहले मैं ये बताती हूँ। मुझे ये परेशानी था कि मेरे जो स्टमक है उसमें किसी तरीके से कोई पेन नहीं था। लेकिन जब सोने का टाइम है या मैं फ्लैट लेटती थी, तो जो नाभि है, मेरा नाभि है, उसके किनारे थोड़ा-सा उभार सा होता था। तो मेरे को लगा कि ये किस तरीके का सिम्पटम्स है, क्या ये ट्यूमर हो सकता है? मैंने गूगल में भी सर्च करा, तो उसमें हर्निया का भी होता है, जो अभी आप लोग जानते होंगे, नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो के गोल्ड चैंपियन हैं, उनको हर्निया का अभी शायद पता नहीं मुझे कि उन्होंने ऑपरेशन कराया है कि नहीं, तो मुझे यह भी लग रहा था। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड हुआ, अलीगढ़ के अंजुला भार्गव मैम हैं, उनसे मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया, तो पता चला कि उसमें रसौली है, फाइब्रॉइड है, जो कि मुझे 6-7 साल पहले पता था कि फाइब्रॉइड है और हो सकता था कि वह प्रेगनेंसी में वह दिक्कत करेगा। लेकिन दवाई है या फिर जब उसमें जो सोनोग्राफी करने वाले हैं, उन्होंने बोला था कि बेटा आप परेशान नहीं होना, और क्योंकि यह जब तक पेनफुल नहीं है ना, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे 6-7 साल पहले ही मुझे मतलब कि बता दिया था। और वही चीज़ अब ये हो गया है कि वह साइज़ में अब इंक्रीज़ हो गया है। अब डॉक्टर यह बोल रहे हैं कि अगर बेबी चाहिए, बेबी प्लान करते हैं, तब हम इसको लेज़र की तकनीक से हम इसे डिस्ट्रॉय करेंगे। और अगर आपको बेबी नहीं चाहिए तो आपको यूटेरस निकलवाना पड़ेगा। यह मेरे लिए काफ़ी पेनफुल था। शादी वाला घर का माहौल भी था, तो हमने खूब हँसी मज़ाक, खूब अच्छे तरीके से हमने एंजॉय भी किया। और जब ये मेडिकल रिपोर्ट आया, तो उसके बाद मेरा तो रो के, घर पे तो मैं नहीं रोई, लेकिन जैसे जब हॉस्पिटल में थी तो मुझे मतलब कि बहुत रोना आया। मैंने कुछ तो अपने हस्बैंड को भी ब्लेम किया, लेकिन कोई नहीं, मुझे अब 1-2 दिन मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। मैंने सोचा कि क्यों हुआ, क्या हुआ? तो अब मुझे फाइनली यह है कि जो होता है सो होता है, और यह केवल मेरे अकेले के साथ नहीं है, मेरे से और बहुत सारी फीमेल्स हैं जो क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, और 70% फीमेल्स का जो यूटेरस है वह निकाल दिया जाता है। तो ऐसा कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, यही है, बस वही है कि जब से कोरोना टाइम हुआ ना, उसके बाद से तो हर कोई बीमार है। जब से कोरोना वैक्सीन लगा है उसके बाद से तो हर कोई बीमार है। तो मैं अपने आप को उतनी मैं मजबूर नहीं समझती हूँ, और अपनी लाइफ में आगे से अच्छे से एंजॉय से और अच्छे मजबूत तरीके से मैं जीऊँगी, और टेंशन लेने की बात नहीं है। कल से मेरे न्यू एनर्जी के साथ में अपनी TGT की तैयारी में लग जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।